देश में इस समय कई बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। पहला, लोकसभा चुनाव। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी जाकर ध्यान लगाना, जिस पर अभी से विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। तीसरा, अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल का मुद्दा। और चौथा, 4 जून की तारीख। ये सारी घटनाएं एक साथ हो रही हैं, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। खास करके 4 जून की तारीख नजदीक है। 4 जून को क्या होगा, हर किसी के मन में जो एक सवाल सबसे पहले आता है वो ये कि आखिरकार 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, किसके हाथ में सत्ता जाएगी। अभी से लेकर के लोगों ने अपनी अपनी अटकलें लगानी शुरू कर दी हैं, अपनी अपनी भविष्यवाणियां देना शुरू कर दी है। लेकिन इन सभी अटकलों पर, इन तमाम भविष्यवाणियों पर विराम लगाने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं ज्योतिषी सतेंद्र शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मैं बात करूं कि जो तमाम घटनाएं इस देश में हो रही हैं उन पे विराम लगाने के लिए मेरे साथ ज्योतिषी सतेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हुई, जहां पे अलग अलग पार्टियों ने अपने अलग अलग चुनाव प्रचार किए। जो सवाल सबके मन में है वही सवाल सबसे पहले आपसे पूछती हूं कि बीजेपी का ये जो 400 पार का नारा है, क्या भविष्य है इसका? देखिए, ज्योतिष की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो अभी जो माहौल बना हुआ है वो एक लोकतंत्र के पर्व का माहौल है जी। और एक देश के भविष्य को गढ़ने वाली जी। जो प्रक्रिया है, जी। जो किसी भी एक लोकतांत्रिक देश के लिए होनी चाहिए, जी। वो अभी चल रही है। जी। और ये प्रक्रिया, इसके जो भी परिणाम होंगे वो बहुत ही सुखद परिणाम रहेंगे देश के लिए। और कहीं न कहीं ये ऐसा इंगित करती है कि आगे आने वाला जो समय है जी। वो ऐसा समय है जिसको हम एक शब्द में बोल सकते हैं, न भूतो न भविष्यति। न पहले कभी हुआ है न कभी होगा। तो ये सारी घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए और अभी की जो स्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे आने वाला भविष्य भारत के लिए, भारतवासियों के लिए बहुत ही उत्तम भविष्य है। अब इसमें बात करें कि कोई भी भविष्य उत्तम कैसे हो सकता है किसी जनता के लिए, इस महापर्व में जो लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके जो योग हैं जी। वो योग इस पर्व को और ज़्यादा रोमांचक बना रहे हैं। और जिन लोगों की अगर हम बात करें कि जिनके ग्रह बलिष्ठ हैं और जो स्वयं में तपस्वी हैं, वही विजय प्राप्त करेगा। खैर, इसको एक युद्ध की संज्ञा देना गलत रहेगा, लेकिन हम एक उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो किसी भी युद्ध को विजय करने के लिए आपके भाग्य के साथ साथ आपका पुरुषार्थ भी आवश्यक होता है। और पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि जिस लक्ष्य को आप भेदना चाह रहे हैं जी, वही लक्ष्य आपका, सिर्फ वही लक्ष्य होना चाहिए, वही लक्ष्य आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो अभी अगर इन सारी चर्चाओं को देखें कि किसका लक्ष्य क्या है, कौन उसको भेद सकता है, किसके ग्रह स्थिति बलिष्ठ है और कौन कितना अधिक पुरुषार्थ कर रहा है, तो इन सब चीज़ों में अभी हमें तो एक ही व्यक्ति दिखता है और वो शायद ये देश की जनता जानती भी है कि इस समय एक ही व्यक्ति ऐसा है जो बिना रुके निरंतर निर्मल जल की तरह बह रहा है और जहाँ जहाँ से बह रहा है उन सबको लाभान्वित कर रहा है। तो अगर इसकी बात करें कि वो कौन है, तो वो सिर्फ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि अभी
इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आए हैं और जब तक रिजल्ट नहीं आए हैं वो यशस्वी प्रधानमंत्री ही संबोधित रहेंगे। जी। क्योंकि इस चीज़ को देखें आप कि जो व्यक्ति दिन में 4-4 रैलियां कर रहा है, तो रैली को सिर्फ रैली न समझ के एक जनता से कनेक्ट बनाना, किसी भी राजनेता के लिए रैलियां इसलिए आवश्यक होती हैं कि उसका जनता से कनेक्ट बनता है। जी। तो जो अधिक जनता से कनेक्ट बना पाएगा, जो अधिक पुरुषार्थ कर पाएगा, वही व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा। और इसमें कहीं न कहीं सिर्फ योग और ग्रह नक्षत्र नहीं है, इसमें उनकी तपस्या। अब आप ये जाइए कि नरेंद्र मोदी आखिर में हैं कौन? उनको सिर्फ प्रधानमंत्री पद से अगर हम हटा के देखें तो उनकी जो जीवन शैली है वो किसी तपस्वी से कम नहीं है। जी। तो उनको, ऐसे लोगों को तपस्या भी बलिष्ठ बनाती है। सिर्फ उनके ग्रह नक्षत्र ही काम नहीं करते, उनके साथ जो शक्ति रहती है वो शक्ति भी कार्य करती है। और इस समय आपने जो प्रश्न किया कि वो इस समय ध्यान योग में गए हैं, हाँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि चुनाव से पहले ही उन्होंने कहा कि मैं कन्याकुमारी में 2 दिन के लिए मैं ध्यान लगाऊंगा, लेकिन ये बात कोई समझ नहीं पाया। देखिए ये आज से नहीं है उनकी जीवन शैली का हिस्सा, जी। ये हमेशा से है। जी। हम वही क्रियाकलाप करते हैं जो इस प्रकार की हम नेचुरल जीवन जीते हैं। तो मोदी जी अपना नेचुरल जीवन आध्यात्मिक जीते हैं, तो वो आध्यात्मिक क्रियाकलाप करके शक्तियों को अर्जित करते हैं। शक्तियों से मतलब कोई तंत्र मंत्र की शक्तियाँ नहीं है, अपने मन की शक्तियाँ, ध्यान लगा के अपनी कुंडलिनी जागरण करना। जी। किसी भी आध्यात्मिक आदमी के लिए बड़ा आवश्यक है कुंडलिनी जागरण, क्योंकि आपने देखे भी होंगे जो वक्ता होते हैं वो बड़े प्रखर वक्ता होते हैं, और जो व्यक्ति वक्ता नहीं होता उसको आप कितना भी तोते की तरह रटा लीजिए, वो उस प्रकार से प्रखरता से बात नहीं कर सकता है। तो ये तो अपना अपना फील्ड है, स्वभाव है कि कोई बैंकॉक जाके शक्ति अर्जित करेगा या कोई कन्याकुमारी जाके शक्ति अर्जित करेगा। जी। तो इस समय मोदी जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। सिर्फ हम इसको कन्याकुमारी से क्यों जोड़ते हैं? आप नवरात्रि का जो व्रत आता है, परम पावन व्रत आता है, उसको करने की जो क्रिया है वो अभी भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति, जो सन्यासी व्यक्ति करता है, उसी क्रिया से वो उस व्रत को भी करते हैं। जी। और आज से नहीं, वो निरंतर सालों दर सालों से करते आ रहे हैं उसको। अनवरत, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो। ये कई बार मीडिया, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये दिखाया भी गया है कि वो अगर विदेश में भी हैं तो वहाँ भी अपना वो व्रत का पालन पूर्ण रूप से करते हैं। तो ये सारी जो शक्तियाँ हैं ये कहीं न कहीं ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है उन सबको पीछे छोड़ देती हैं। ये जो पुरुषार्थ है, जो अद्वितीय शक्तियाँ जिनको बोलते हैं, उनका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर ऐसा होता है कि व्यक्ति वक्ता होता है, व्यक्ति प्रभावशाली होता है और निर्णय लेने में वो देरी नहीं करता है। आपने कई व्यक्ति अपनी लाइफ में पर्सनल, हमने भी देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन पर कोई निर्णय लिया नहीं जाता है, तो कहीं न कहीं वो संशय में रहते हैं, उनकी अंदरूनी क्लैरिटी नहीं रहती है, उनकी ज्ञानेंद्रियाँ और बाहरी और आंतरिक जो इंद्रियाँ हैं वो कहीं न कहीं उनके बस में नहीं है, जो कि उनको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती हैं और किसी एक मुद्दे पर डटने के लिए उन्हें बाधित करती हैं। तो यही सारी शक्ति अभी नरेंद्र मोदी जी, अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें जी, तो वो अर्जित कर रहे हैं। जिस प्रकार का भी माहौल था, एक बड़ा ही बिजी शेड्यूल था, सभी राजनेताओं के लिए था, सभी अपनी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार इस लोकतंत्र के पावन पर्व में लगे हुए थे और कहीं न कहीं जनता भी लगी हुई थी।
तो अब ये समापन की ओर है। इसका पूर्ण विराम तो नहीं कहेंगे कि ये आगे भी आता रहता है, लेकिन अभी जो पर्व चल रहा था वो समापन की ओर है। जी। तो सभी लोग अभी रिलैक्स होके अपनी अपनी स्वेच्छा, अपनी अपनी शैलियों के हिसाब से अपनी अपनी शक्तियों को अर्जित कर रहे हैं। मैंने अभी एक टीवी पे देखा था कि एक राजनेता अपने घर में 4 नौकर लगाकर अपने पैरों की मालिश करवा रहे हैं। तो ये उनका शौक है, उनका तरीका है अपनी शक्ति अर्जित करने का। मोदी जी का अपना तरीका है शक्ति अर्जित करने का। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा इस पर। अच्छा, जब आपने प्रधानमंत्री के बारे में इतनी बातें करी दी हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से 3 बार नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, आने वाले वक्त का खैर अभी पता नहीं, क्या उनके हाथ में कोई ऐसा राजयोग है? क्योंकि उनको कई पंडितों ने भी ऐसा बताया है। जब उन्होंने पूजा की थी वाराणसी में, काशी में, तो उनका ये कहना, वहां के पंडितों का ये कहना था कि उनके हाथ में राजयोग की लकीर है। तो ये बात कितनी सच है? देखिए, हाथ की लकीर जी और कुंडली जी दोनों में ही उनके में राजयोग है, और उनका सूर्य बलिष्ठ है। जी जिनका सूर्य बलिष्ठ होता है जी वो राजा की भांति राज्य करते हैं। हम उन्हें राजा, प्राचीन काला वाला राजा नहीं है हम संबोधित करेंगे उसको। ऐसा समझे, राजा मतलब एक गद्दी पे बैठने वाला है। वो प्रधानमंत्री पद है तो उसको आध्यात्म की भाषा में राजा हम बोल रहे हैं। तो जो शासन करने की क्षमता होती है और कुशल शासक होता है, वो वही व्यक्ति होता है जिसका सूर्य बलिष्ठ होता है। क्योंकि सूर्य भी सभी ग्रहों के, सभी नक्षत्रों के राजा हैं। तो राजा जब स्वयं बलिष्ठ होंगे तो उसका जातक तो स्वयं राजा के समान ही बलिष्ठ होगा और राज्य ही करेगा। वो आवश्यक नहीं है कि वो किसी एक उच्चस्थ पद पर रहकर ही राज्य करे। भारत देश में, दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सूर्य बलिष्ठ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे प्रधानमंत्री ही बनने चाहिए। उसमें आपका अपना अपना जो फील्ड है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें निपुणता आती है। तो प्रधानमंत्री जी का जो कार्य क्षेत्र है वो एक राजनीतिक कार्य क्षेत्र है। राजनीतिक कार्य क्षेत्र में अगर अभी की बात करें हम और भारत देश की बात करें तो सबसे उच्चस्थ पद जो है वो प्रधानमंत्री का ही है। खैर उससे ऊपर राष्ट्रपति भी हैं हमारे, लेकिन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसे डायरेक्ट जनता चुनती है, अगर उस पद की बात करें तो वो प्रधानमंत्री पद ही है जिस पर वो अभी आसीन हैं। और यह एक चीज़ और है जो उनको और शक्तिशाली बनाती है, उनके पितरों का आशीर्वाद। आप कभी भी देखिए, भारत देश में अलग अलग प्रकार के जो आयोजन होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे शादी का कार्यक्रम हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे कोई व्यक्ति कोई वाहन खरीदे, उन सब में सबसे प्रथम पूजा जो है, कॉमन पूजा जो हर पूजा पद्धति में होती है, वो एक ही देवता है, पितृदेवता। पितृदेवता सर्वप्रथम बनाए जाते हैं। और कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी पर उनके पितरों का आशीर्वाद है। पितृ सिर्फ, पितृ जो वर्ड है वो सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है जी, हमारे अपने घर तक सीमित नहीं है। हमारा घर 6 मेंबर का है तो मैं अपने घर 6 मेंबर की बात करूँगा, लेकिन प्रधानमंत्री का घर बड़ा है तो उन पर समस्त पितरों के आशीर्वाद है। कोई भी राजा बिना पितरों के आशीर्वाद के राजा नहीं बन सकता। तो जैसे आपने अभी कहा बीच में कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़ा होता है, तो क्या मैं ये समझूं कि प्रधानमंत्री के बाद क्या कभी ऐसा होगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति भी बनेंगे कभी? मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी के ग्रह नक्षत्रों और जो हमने जितनी भी चर्चाएं की हैं, जितने भी हमने चाहे सूर्य बलिष्ठ की बात की, ग्रह नक्षत्रों की बात की, हस्तरेखा विज्ञान की बात की, पितरों की बात की जी, वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़े समूह को
संचालित कर सकते हैं, और वह केवल देश के लेवल पर नहीं है, जी। वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हो सकता है। तो जी। आप ये अटकलें लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में जी, मोदी क्योंकि जी, हाँ। अभी जो छवि है जी मोदी जी की, जी। जो अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात करें हम्म। तो एक बहुत ही सुलझी हुई और एक तटस्थ व्यक्ति की छवि है। तटस्थ मतलब जो बोल दिया वहीं रहेगा, व्यक्ति डिगेगा नहीं। तो किसी को भी ऐसे लोग बड़े पसंद आते हैं, और कहीं न कहीं ऐसे लोग मध्यस्थता कराने में, हम्म। कोई नई योजनाएं लाने में, या उन योजनाओं को प्रभावी तौर पर जनताओं में या देश में फैलाने में बड़े ही सामर्थ्यवान होते हैं। अब ये जो 4 जून की तारीख आ रही है, खैर आपने बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ डायरेक्टली कि जो अब 4 जून की तारीख आ रही है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या भविष्य है? ये जो 4 जून है, इसको अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भविष्य न देखें, इसमें संपूर्ण भारतवासियों का भविष्य देखें। इसमें जो होने वाला है, जो मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि भूतो न भविष्यति, जी। ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो जो फर्क पड़ेगा, जो आगे 4 जून को, आने वाली आगामी 4 जून को, वो पूरी जनता पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति के पद का कार्यक्रम नहीं है जी। एक सिर्फ व्यक्ति के पद के लिए कार्य नहीं किए जा रहे हैं जी। कि सिर्फ उसको एक पद पर हमें पहुंचाना है, उसके लिए ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये भारत के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए ये सारा कार्यक्रम हो रहा है जी। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी पर ही क्यों, हम पर भी फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। क्योंकि प्रधानमंत्री बनेंगे ना, तो प्रधानमंत्री जब अच्छा होगा तभी तो देशवासी भी देखिए, खुश बिल्कुल आपका कहना कथन बिल्कुल सत्य है कि राजा जैसा होगा प्रजा भी वैसी ही होगी, तो प्रजा भी उसी के कर्मों का फल काटती है। बिल्कुल। तो राजा का एक, राजा के जो मापदंड हैं जी, उन पर खरा होना बड़ा आवश्यक है। मितभाषी न हो, जनता में समान रूप से विश्वास रखे जी, प्रभु में विश्वास रखे, जो देश की जो संस्कृति है जी, जो भी जिस भी देश की बात करें, जी, जिस संस्कृति पर वो देश खड़ा है जी, उस संस्कृति की बात करे, जड़ की बात करे, धर्म की बात करे। जो देश जिस धर्म का है, अगर आपके देश से धर्म खत्म हो जाएगा तो आप जब धर्म भ्रष्ट हो गए तो फिर आप पथ भ्रष्ट हो जाएंगे जी। और जब पथ भ्रष्ट हो गए तो फिर सब कुछ भ्रष्ट है। अच्छा, योगी जी का क्या भविष्य है, आप मुझे बताइए, क्योंकि कई सारी चर्चाएं ऐसी होती हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ का आने का क्या भविष्य है प्रधानमंत्री के पद में? क्या कभी इन फ्यूचर योगी आदित्यनाथ को हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? जी, देखिए, योगी और मोदी जी, ये जो वर्ड हैं जी, बड़े समान से लगते हैं, बोलने में भी समान से लगते हैं जी, और दोनों को आगे बिठा दें तो कहीं न कहीं जो जीवन शैली है दोनों की, जीने का जो तरीका है वो भी समान लगता एक है। जैसा है। और पुरुषार्थ में भी दोनों कहीं भी एक दूसरे से पीछे नहीं है, दोनों ही पुरुषार्थवान हैं और दोनों ही धार्मिक व्यक्ति हैं। बात करें योगी जी की, तो योगी जी तो बचपन से तपस्वी हैं, तो उनकी तपस्या की जो शक्ति है, और वो जिस मठ से आते हैं जी, उस मठ में तो एक से एक बड़े तपस्वी और शक्तिवान लोग हुए हैं, जी, महापुरुष हुए हैं। जो उस मठ की दिव्यता और शक्तियाँ हैं वो भी योगी जी के साथ हैं। योगी जी की जो कुंडली है, अगर हम उसकी बात करें, खैर जो संत हैं जी,
जो सन्यासी हैं उनकी कभी कुंडलियां नहीं बनती हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ तप ही उनकी कुंडलियां होता है। वो अपने तप के बल पर वो किसी भी चीज़ का निर्णय अपने अनुसार कर सकते हैं। तो योगी जी की बात करें तो योगी जी के साथ जो 84 शक्तियाँ हैं जी। जो उनके गुरु हैं, उनकी जो शक्तियाँ हैं वो उन्हें और बलिष्ठ बनाती हैं। और कहीं न कहीं उनके जो क्रियाकलाप हैं, देखिए राजा, मैंने पहले भी आपको कहा वार्ता में कि राजा आवश्यक नहीं कि सब प्रधानमंत्री पद पे ही बैठ जाएं जब ही राजा कहलाएं। योगी जी भी इस समय जो जिस क्षेत्र में हैं, जो मैंने बात कही थी क्षेत्र की, योगी जी अभी उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए जी। जो लोकतंत्र प्रक्रिया से चुन के आता है मुख्यमंत्री पद है जी। और उस उच्चस्थ पद पर योगी जी विराजमान हैं। तो योगी जी का अगर हम भविष्य बताएं तो योगी जी जब उत्तर प्रदेश से हटेंगे और जिस भी प्रदेश में जाएंगे तो वो उच्चस्थ पद पर ही आसीन हो जाएंगे। अभी उनका जो राजयोग है वो 2029 तक तो है ही है जी। वो तो हम सबको दिख रहा है। उसके बाद आगामी 3 साल और वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और उनकी जो चर्चा है, जो उनका नाम है, जो अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वो दिल्ली में आएंगे, वो अवश्य ही उन्हें कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई देती है। क्योंकि उनकी शक्तियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। उनके जो क्रियाकलाप हैं, जनता को जिस तरह उन्होंने भय मुक्त किया है, और कहीं न कहीं हम देखें जो उन्होंने दुष्ट लोगों में भय का माहौल पैदा किया है, कहीं न कहीं उस माहौल को दूसरे लोग भी अडॉप्ट कर रहे हैं। यही एक अच्छे शासक और अच्छे राजा और अच्छे राजनेता की पहचान होती है कि वो एक रोल मॉडल बने जी। जिसको सिर्फ लोग उसकी आलोचना न करें, उसके कार्यों को अडॉप्ट भी करें। जो हमारे महापुरुष थे जिनकी जीवनी हमें पढ़ाई जाती है जी। वो हमें पढ़ाई इसीलिए जाती है कि हम उनको रोल मॉडल बनाएं, क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ अच्छा कार्य अपने जीवन में अपने लिए नहीं, जनता के लिए निस्वार्थ भाव से किया है। तो अभी उन्हें देखें योगी जी को, तो उन पर अपना है क्या? एक हाफ बाजू का कुर्ता और धोती के अलावा उनके पास कुछ नहीं जी। बाकी होने को उनके पास बहुत कुछ है, क्योंकि वो एक राज्य के मुखिया के तौर पर इस समय कार्य कर रहे हैं। तो जो आदमी सन्यासी है उसमें ही ये शक्ति हो सकती है कि वो दुष्टों से लड़े, क्योंकि उसको मृत्यु का भय नहीं होता। और जिसको मृत्यु का भय न हो और जो सन्यासी हो, वो कुछ भी कर गुजर सकता है। और उसके जो फैसले होते हैं वो अटल फैसले होते हैं और जनता के लिए बड़े ही सुखदायी होते हैं। जो अभी हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में कार्य किया है और उनका जो ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है जी। उसमें जनता कहीं न कहीं, खैर विपक्षियों की बात एक अलग बात है और वो हम ज्योतिष के माध्यम से ये भी नहीं कहेंगे कि वो गलत कर रहे हैं। विपक्ष का मजबूत होना भी आवश्यक है राजनीति में, लेकिन जो उनके अपने कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं तो लोग आलोचना तो करेंगे, उनका कार्य है वो आलोचना करने का जी। लेकिन जनता बड़ी सुखमय है और इसी का कहीं न कहीं आशीर्वाद जनता का, और इन चीज़ों से उनकी जो शक्तियाँ बढ़ती हैं उनको और बलिष्ठ बनाती हैं। तो वो जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में वो उच्चस्थ पद पर ही रहेंगे। अगर वो उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में उच्चस्थ पद पर हैं, अगर वो दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में भी वो उच्चस्थ पद पर ही रहेंगे। और ऐसी अभी मैं भविष्यवाणी करना चाहूँगा
कि 2029 आने से पहले पहले जी, उनका नाम चर्चा में आना शुरू हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ। जी, और प्रभावी तौर पर हम्म, वो अगला जो टर्म होगा उसके 3 साल बाद हम लोगों को दिल्ली में देख सकते हैं। मतलब अभी योगी आदित्यनाथ का दिल्ली की तरफ रुख करने के कोई ऐसे ग्रह चाल नहीं बन रही है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि वो जिस क्षेत्र में जाएंगे जी, उस क्षेत्र में उच्चस्थ रहेंगे। अच्छा। तो अभी जिस क्षेत्र जी। की हम बात कर रहे हैं जी, उसमें जगह रिक्त नहीं है, हम्म, उसमें एक समानांतर आदमी पहले से है। हम्म, तो जैसे ही वो जगह हटे खाली होगी हम्म, तो उसकी जो भरपाई होगी वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ से ही हो सकती है, बाकी कोई दूसरा है नहीं उसमें। योगी जी का कार्यकाल खत्म कब होगा? मतलब वो सन्यास कब लेने जाएंगे? खैर वो तो तपस्वी हैं, सन्यासी हैं। वो कहते हैं ना हमेशा, वो रैलियों में मोदी जी भी कहते हैं, योगी जी भी कह देते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के कहीं भी चल दूंगा। जी। सन्यासी क्या आखिरी में जाके झोला उठा के वो अपने ही स्थान पर चले जाते हैं? योगी जी कब जाएंगे? देखिए, इस चीज़ को झोला उठा के चल लूँगा ऐसा नहीं है कि वो हकीकत में झोला उठा के चल देंगे। जी, इसका सीधा सा मतलब है जी, कि जब तक जनता ने उन्हें हम्म, आशीर्वाद प्रदान किया है जी, और जब तक उनकी शारीरिक क्षमता है, हमारी अपनी मजबूरी भी है, जी, हम जीव हैं, हम एक आयु से बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं, फिर एक स्टेज पर आकर बहुत तीव्र गति से नीचे आते हैं। ये हमारा जीवन जीने का एक चक्र है, जी, ये वो हमारा स्वैच्छिक नहीं है, प्राकृतिक है। तो हर किसी आदमी की शारीरिक क्षमताएं भी हैं। तो जब शारीरिक क्षमताएं, मैं तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करूंगा कि वो स्वस्थ रहें, चिरंजीवी रहें। परंतु एक व्यावहारिक रूप पे देखा जाए तो कहीं न कहीं बुढ़ापा जब आएगा तो शारीरिक क्षमताएं समाप्त होती जाती हैं। तो आवश्यक नहीं है कि वो जब तक जिंदे रहेंगे प्रधानमंत्री रहेंगे। वो जब तक उनकी शारीरिक क्षमता है, बौद्धिक और शारीरिक क्षमता उनके अंदर है, जी, वो एक उच्चस्थ पद पर ही रहेंगे। और हम उन्हें उनके उस कार्यकाल में आने से पहले पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े समूह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो नेतृत्व कर सकते हैं, जिससे पूरे विश्व में एक शांति का माहौल स्थापित होने की संभावनाएं हैं। अभी जो देखा जा रहा है जी, पूरे विश्व में, आप देखिए, पश्चिमी देश में देख लीजिए, पूर्वी देशों में देख लीजिए, अधिकतर पश्चिमी देशों में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जी, जो विघटन हो रहे हैं, उन विघटन को खत्म करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो शक्तिमान हो, जो भेद न रखता हो और जो शक्ति रखता हो कि लोगों के एक बहुत बड़े समूह को एकत्रित कर सके। तो वो कहीं न कहीं लोग नरेंद्र मोदी जी की तरफ जरूर देखेंगे। और अभी जो घटनाएं हुई हैं इजराइल की, हमास की, हमने जी, देखा जी, भी होगा कि खुद देशों ने आगे बढ़कर बोला है कि मोदी जी चाहेंगे तो ये समस्या हाँ, युद्ध रुक खत्म जाएगा। हो सकती जी, है। मतलब आपने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमेशा साथ साथ ही ये भविष्यवाणी की है कि वो साथ ही रहेंगे। और क्या मैं ये समझूं कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने मिलेंगे साथ साथ? देखिए, उनकी आयु में जी, बड़ा ही फर्क है। हाँ है। तो आयु का जो अंतर है, जी, वो जो मैंने कहा कि एक स्टेज ऐसी आती है उससे हम नीचे जा रहे होते नीचे हैं। जा रहे थे। तो जो आयु का जी, अंतर है जी, वो इस संभावना को खत्म करता है। अच्छा, केजरीवाल जी के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि उनके बारे में कई सारी बातें होती हैं अब कि उनके ग्रह खराब हैं, उन्होंने बजरंग बली का साथ पकड़ लिया है, जेल से बाहर आते ही वो हनुमान जी के मंदिर चले गए। अब ऐसी बातें हो रही है कि उन पे इतनी मुसीबतें आ गई हैं कि वो कुछ और भी पूजा पाठ का सहारा लेने पे लग गए हैं।
जिस तरह से उनके साथ चीजें हो रही हैं, लगातार बैक टू बैक उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे पार्टी के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, केजरीवाल जी का क्या कौन सा ऐसा ग्रह खराब है? देखिए, केजरीवाल जी का जी केजरीवाल जी के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं जी कि एक कहावत है जी कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो फिर दुख काहे को होए। तो अभी जो धर्म का रास्ता केजरीवाल जी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपना रहे हैं, वो कार्य करने वाला नहीं है। भगवान कोई स्विच नहीं है बिजली के, जो आपको जब लाइट चाहिए तो स्विच ऑन कर दो तो कमरे में लाइट आ जाएगी। जी आपको भगवान से कनेक्ट करना पड़ता है, भगवान को आपको अपनी श्रद्धा दिखानी पड़ती है। भगवान सिर्फ श्रद्धाओं के भूखे हैं। जो पूजा अर्चन सामग्री ये क्या उस ब्रह्मांड के मालिक को खुश कर सकती है, जो सिर्फ उसके ब्रह्मांड में ही पैदा होती है? क्या मेरी जेब में जो पेन रखा है, आप मेरी जेब से निकाल के कहें कि ये आपका गिफ्ट है, तो क्या मैं खुश होऊंगा या कोई व्यक्ति खुश होगा? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी इस संसार में जो भगवान को खुश कर दे, सिवाय एक के, आपकी श्रद्धा। जो श्रद्धा वो अभी जो दिखा रहे हैं, जो सहारा वो अभी ले रहे हैं, वो अभी तो कार्य करने वाला है नहीं, क्योंकि उनके जो कर्म हैं वो कर्म अभी खराब हैं जो उन्होंने कर्म किए हैं। दूसरा, उनकी कुंडली में शुक्र शनि और मंगल नीच है। तो जब ये नीच हो जाते हैं तो व्यक्ति को कारावास का दर्शन कराते ही कराते हैं, और अगले 1 साल तक ये इन्हें और परेशान करते रहेंगे। इनका जेल से घर आंगन का सा नाता रहेगा। उसके लिए इस जो आपने कहा कि वो अभी बजरंग बली का सहारा ले रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि सिर्फ हनुमान जी ही कलयुग में ऐसे देवता हैं जो इन ग्रहों को शांत कर सकते हैं, और ये ग्रह उनके अधीन हैं। तो उनको किसी विद्वान ने जो बताया बिल्कुल सही बताया है, उन्हें करना भी चाहिए, प्रयास हमें करना भी चाहिए। चलो ठीक है, जब नहीं तो अब आप सही मार्ग पर आए, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। आपको अपनी जीवन शैली भी उस प्रकार की बनानी होती है जी। तो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मितभाषी होना, जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर में कदम रखने से पहले बोला था कि मैं कभी कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा, तो हम ये नहीं कह रहे हैं इस चर्चा में कि उन्हें नहीं देना चाहिए। राजनीतिक परिस्थितियां और मजबूरी अपनी अपनी अलग हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मितभाषी नहीं होना चाहिए राजा को। आपके ग्रह जब खराब हैं तो आपको सम रहना चाहिए। आप मितभाषी हो रहे हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो ग्रह और ज़्यादा आपको दुष्परिणाम ही देने वाले हैं। और यही कारण है कि अभी वो समस्या में ग्रसित रहेंगे। धीरे धीरे 1 साल बाद उनकी समस्या कम हो जाएगी और वो फिर से अपने राजनीतिक करियर में आगे लग जाएंगे। ऐसी उनकी ग्रह स्थितियाँ दिखाई देती हैं। तो अभी तो जैसे 2 जून को उनकी जो आंतरिक जमानत है वो रद्द हो रही है, तो मतलब ऐसा समझूं कि 2 जून को वो एक बार फिर जाएंगे जेल, और ये इनका आना जाना भी 1 साल तक बना रहेगा? जी, ये अभी एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे, 1 साल तक बना रहेगा। दूसरा जी, वो जिस क्षेत्र में है जी, वो भी दिल्ली के राजा हैं। तो राजा जब मितभाषी, जो हमने प्रारंभ में कहा था कि राजा के किए हुए कुकर्मों को जनता काटती है, तो जनता ही क्यों काटती है, मंत्रिमंडल भी काटता है जी। तो ऐसा संभावित तौर से दिखाई देता है जी। कि आगे पार्टी के और लोग भी जो पाप में भागी होंगे जी, वो परेशान हो सकते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या केजरीवाल के हाथ से ये मुख्यमंत्री का जो पद है वो छिनेगा? देखिए, अभी ज़्यादा दिखाई नहीं देता। अभी इसी पद पे रहेंगे, चाहे जेल में रहें चाहे जी जी। हमें जो अलग अलग व्याधियां परेशान करती हैं जो केजरीवाल जी को कर रही हैं जी, और हमारा जो राजयोग होता है वो दोनों अलग अलग होता है।
अच्छा। राजयोग तो उनका बना हुआ है, लेकिन वो पीड़ा में रहेंगे। आपने पहले भी हमने कई राजा ऐसे देखे होंगे कि वो राजा तो रहते थे, लेकिन वो परेशान रहते थे। आए दिन उन पर आक्रमण होते थे, वो अपनी सत्ता खो देते थे, फिर सत्ता अर्जित करते थे, फिर सत्ता खो देते थे। खैर, ऐसा भारत की स्वतंत्रता के लिए भी हुआ है, लेकिन उसका क्षेत्र अलग था, उसका एक क्रियाकलाप अलग था। तो बहुत सारे राजा ऐसे भी हैं और हुए भी हैं जी। आपने देखे भी होंगे कालांतर में कि वे राजा तो रहे, लेकिन सत्ता का सुख वो उस प्रकार नहीं भोग पाए जिस प्रकार एक राजा भोगता है, और जनता उनसे कभी उस प्रकार कनेक्ट नहीं कर पाई, उस प्रकार खुश नहीं रह पाई जिस प्रकार से एक अच्छे शासक के राज्य में जनता रहती है। जिस तरह से केजरीवाल के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन जो एक सबसे अहम सवाल है जो दर्शक भी हमारे जानना चाहते हैं, राहुल गांधी की चर्चा केजरीवाल के साथ होती रहती है। राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि एक ज्योतिष ने मेरा हाथ देखा, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में राजयोग है और मैं एक दिन जरूर देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। जी। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनका कोई ऐसा राजयोग है या कुछ आने वाले सालों में उनको कोई ऐसा पद दिया जा सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी को अभी आवश्यक है कि वो पहले तो भारत को जाने। किसी भी देश पर शासन करने के लिए शासक को यह आवश्यक है जी कि उस विषय वस्तु के बारे में जाने, जिस विषय वस्तु को वो उपभोग या उसका संचालन जी करना चाहता है। जी। वो आवश्यक नहीं देश की बात हो। अब हम एरोप्लेन ले आए और उस पर बैठ जाए और उसके बारे में हमें पता ना हो तो क्या होगा? क्रैश लैंडिंग ही होनी है। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ है, क्योंकि उनकी अपनी एक अलग परेशानी है जो कि हम सब लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए, और यहाँ तक कि उनके लोगों को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। राहुल गांधी की जो पृष्ठभूमि रही है वो भारत से जुड़ी हुई नहीं रही। उनकी जो शिक्षा दीक्षा रही है वो भारत से जुड़ी हुई नहीं रही। तो उनका जो ज्ञान है देश के बारे में, क्योंकि ये कनेक्ट राजा का ही कनेक्ट है। जो व्यक्ति, जो शासक अपने देश के बारे में नहीं जानेगा, अपने देश की जलवायु के बारे में नहीं जानेगा, अपने देश की जनता के विचारों के बारे में नहीं जानेगा, अपनी देश की जड़ें कहाँ हैं जी, उनके बारे में नहीं पता होगा, तो अगर उसको शासक बना भी दिया जाए तो उसके परिणाम क्या रहेंगे? तो उनका जो समस्या है राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी की शिक्षा दीक्षा जब हुई जी तो उनका असली नाम भी चेंज कर दिया गया, और उनको छोटी अवस्था से, शिशु अवस्था से बाल अवस्था तक तो यही नहीं पता है कि वो भारत के भी देशवासी हैं। जी। तो ऐसे व्यक्ति के साथ, और ऐसे व्यक्ति के साथ दो दो आघात, जी। मेरी बड़ी संवेदनाएं हैं राहुल गांधी जी के प्रति कि वो जब बच्चा छोटा होता है जी तो उनके जीवन काल में जो घटनाएं घटी हैं, उनके पिताजी का देहांत हो, जी। दुर्घटना हो, उनकी दादी जी की दुर्घटना हो, तो जो उनके परिवार का माहौल रहा होगा, सबसे सुरक्षित परिवार में ऐसी विदारक घटना हो तो उनके परिवार का जो माहौल रहा होगा वो कहीं न कहीं उनके बौद्धिक विकास पर जरूर असर पड़ा होगा। तो ये जो हमें दिखाई देता है कि कहीं न कहीं उसका असर है, और राजनीतिक क्षेत्र उनके लिए नहीं है। राहुल गांधी के लिए जी, वो किसी कंपनी के एक अच्छे सीईओ हो सकते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं जी, लेकिन राजनीति उनके आसपास दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ विरासत में राजनीति मिलना राजनीति नहीं है। राजनीति के लिए तो स्वयं आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है जी, राजतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र में तो जो पुरुषार्थ करेगा, जो लोगों से कनेक्ट बनाएगा, जो जनता से संवाद कर पाएगा, वही जनताओं के दिल पर राज करेगा। जी।
यानी कि अभी राहुल गांधी आने वाले वक्त में भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे कोई पद पे हमें नहीं देखने को मिलेंगे। जी, अभी उनका ऐसा कोई योग दूर दूर तक दिखाई जी। नहीं देता है। खैर, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, संघर्षशील हैं, संघर्ष करते रहेंगे और एक विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएंगे, जो कि बहुत दिनों से निभा भी रहे हैं वो। क्योंकि अभी आप व्यवहारिक तौर से देखें तो उनकी जो आयु है जी, उनकी एक आयु एक स्टेज से ऊपर जा चुके हैं वो, और नीचे उनके जो अलग पार्टियों के प्रतिद्वंदी हैं जी, क्योंकि सिर्फ अपनी पार्टी के बलबूते पे तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, जी, तो कहीं ना कहीं लालसा उनके मन में भी रहेगी। तो अगर 1% अगर वे मान भी लें कि वो लोग आएंगे तो उनका नंबर कहाँ बनता है, उनका तो नंबर ही सबसे लाइन में सबसे पीछे है। आपने राहुल गांधी के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैसी कोई बात नहीं कही। देखिए, किसी के लिए बात कह देना बड़ा जी। आसान है जी, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बात कही जा रही है, ये देश के भविष्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी, तो मैंने पहले भी कहा था कि देश का भविष्य सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी पे नहीं, विपक्षी पार्टी के भी हाथ होता है। तो आप एक विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाकर भी देश का भविष्य गढ़ सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपको विचार अपने शुद्ध रखने पड़ेंगे। देश की प्रभुत्ता और देश की संस्कृति के बारे में सभी पार्टियों को, यह आवश्यक नहीं कि कोई एक ही पार्टी उसकी ठेकेदार है, सभी पार्टियों को, क्योंकि देश की बात है, उसके लिए श्रद्धावान होना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जनता आपको नकार देगी, क्योंकि जो जड़ है, अगर जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो पेड़ कितना भी हरा भरा हो, आंधी तूफानों में उखड़ के गिरना ही गिरना है। और जिस तरह से जो उनकी बहन को हम देखते हैं अभी कुछ दिनों में, जैसे प्रियंका गांधी की जितनी काफ़ी सारी रील्स वायरल हुई, उन्होंने अपने बीजेपी पर काफ़ी निशाना साधा। वो हमेशा क्या ऐसे ही प्रचार करती रहेंगी अपने भाई का, या कभी हम प्रियंका गांधी के हाथ में भी कोई सत्ता देखेंगे कि वो कहीं किसी पद को ले चुकी हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जी का राहुल गांधी से ज़्यादा अच्छा योग है, और वह भी एक बड़े समूह का नेतृत्व कर सकती हैं। और वो कहीं न कहीं, अगर मैं आपको सरल भाषा में बोलूं जी, तो सोनिया गांधी जी का रिप्लेस प्रियंका जी करेंगी। प्रियंका जी के जो योग हैं जी, और जो उनका पुरुषार्थ है, वो कहीं न कहीं आप अगर तुलना करें, जी, आप केवल ज्योतिष के माध्यम से नहीं हम बोल रहे हैं, आप उनकी पार्टी के लोगों का भी विचार अगर सुने तो उनकी पार्टी के 80% लोग भी प्रियंका जी को चाहते हैं। और ये भविष्यवाणी हमने, जब राहुल गांधी जी अमेठी से इलेक्शन लड़ रहे थे और वायनाड से लड़ रहे थे, तब भी हमने की थी ये भविष्यवाणी कि राहुल गांधी न लड़के, जब स्मृति ईरानी जी के सामने थे राहुल गांधी जी अगर उस समय उस सीट को न लड़के प्रियंका जी को लड़ाते तो उसके परिणाम कुछ और ही आते। मतलब सोनिया गांधी का रिप्लेसमेंट आपने प्रियंका गांधी को बता दिया। जी, ऐसा हो सकता है कि ऐसा दिखाई देता है कि आगे चलकर जी प्रियंका जी भी नेतृत्व कर सकती हैं। अच्छा, जिस तरह से पाकिस्तान की चर्चा हो रही है अभी रैलियों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे बोला, योगी आदित्यनाथ का भी बयान वायरल होता रहता है, पाकिस्तान का क्या भविष्य है? जिस तरह से पाकिस्तान में दिक्कतें ही दिक्कतें हमें देखने को मिलती है, कभी भी पाकिस्तान एक जगह स्थिर होता नहीं, कभी वहाँ पे खाने की दिक्कत होगी, कभी वहाँ आर्थिक संकट आ जाएगा। पाकिस्तान का क्या भविष्य है? देखिए, पाकिस्तान का जन्म जब हुआ जी, तो किन परिस्थितियों में हुआ, ये हम अगर इस चीज़ की चर्चा करें जी, और दूसरा किस लिए हुआ, वो इन तीनों चीज़ों को भूल गए। कहाँ से हुआ, किस लिए हुआ जी, और किन परिस्थितियों में हुआ, इन तीनों चीज़ों को पूरा देश भूल चुका है।
और इन तीनों चीज़ों को भूलने की वजह से ही मैंने आपको बोला था कि जब आप अपने कोई सा भी देश हो, आप अपनी संस्कृति के बारे में भूल जाएंगे, आप अपनी जड़ों के बारे में भूल जाएंगे जी, तो आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। पाकिस्तान की आधी जड़ें अभी भी भारत में हैं। जड़ें मतलब संस्कृति, जी, संस्कृति अभी भी उनकी। जी, आप पंजाब को देख लीजिए, पंजाब से लगता हुआ इलाका पाकिस्तान का मिनी पंजाब ही लगता है, लेकिन कुछ आक्रांताओं ने उसकी जो अभी वर्तमान सूरत है वो बिगाड़ रखी है अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो वहाँ के जो राजा हैं, राजा मतलब शासक हैं, जो राजनेता हैं, उनकी जो बात करें वो सब भ्रष्ट हैं। वही देश फल फूल सकता है जिसका शासक, जिसका राजनेता, जिसका राजा त्यागी हो, बलिदानी हो और सिर्फ देश के भले की सोचे, न कि अपने भले की। इसीलिए वह पूरा देश समस्याओं से ग्रसित है, आगे आने वाले समय में और समस्याओं से ग्रसित रहेगा। हम तो ऐसी मनोकामना करते हैं कि हमारा पड़ोसी हमेशा संपन्न रहे, सुखी रहे। पड़ोस में जितनी शांति रहेगी हमारे घर में भी कम शोर शराबा आएगा उस चीज़ का, नहीं तो उसके घर में बर्तन खटकेंगे तो हमारे घर में भी। जी। अच्छा, भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ आने की क्या भविष्यवाणी करेंगे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान एक हो जाएं? देखिए, ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन दिखाई पड़ना भी नहीं चाहिए। आप बताइए, आप अपना मित्र किसे बनाएंगे? जो दुष्ट हो, जो व्यसनकारी हो, जो चरित्रवान हो उसको, या जो अच्छा हो? हमें सिर्फ पैसे से, गरीबी से, अमीरी से लेना देना नहीं है। कोई भी हो सकता है। बांग्लादेश भी हमारा अच्छा मित्र है जी, लेकिन दूसरी साइड में अगर पाकिस्तान देखें, जबकि जो दोनों का जो जन्म देखें, मैंने आपको पाकिस्तान के लिए बोला कि किस परिस्थितियों में आप बने जी, कब बने और क्यों बने, वो तीनों भुला दिया। उसके ही समकक्ष अगर बांग्लादेश को रखे तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि वो लोग पड़ोसियों से संबंध मधुर रखे हुए हैं। इन्होंने क्या किया? जहाँ से आप पैदा हुए, जहाँ से आप निकले, आपने उसकी जड़ों को ही काटना शुरू कर दिया। तो मैंने जैसा कहा कि उसकी आधी जड़ें अभी भी भारत में हैं। तो उसकी संस्कृति की बात कर रहे हैं हम, जड़ों की, उसकी कोई सत्ता या उसका हस्तक्षेप की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब आप भारत को काटेंगे या ऐसा विचार रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी आघात होगा, क्योंकि आपकी भी तो जड़ें भारत में हैं। तो कहीं आप अपनी जड़ों पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो आपका पेड़ कैसे फलेगा फूलेगा? तो उनके साथ हमसे हमेशा समस्या रहनी है। और समस्यावान, ग्रसित आदमी, बीमारू देश को कभी भी मित्र नहीं बनाना चाहिए। वो आपके ऊपर सिर्फ एक लायबिलिटी है और आपको कष्ट ही देगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अभी तो बीच में ऐसी बातें हुई थी कि पाकिस्तान भी ले लिया जाएगा, और जिस तरह से पाकिस्तान की भी जनता का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए। सिंपल सी एक भविष्यवाणी, मतलब क्या ऐसा कोई आपको आगे कुछ दिखाई देता है कि कभी कुछ ऐसा हो कि भारत ने पाकिस्तान ले लिया हो? इसकी कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, चेष्टा तो हमें अपनी चीज़ को जो गई है जी, उसको वापस लाने की हमेशा रखनी चाहिए जी, लेकिन किन कीमतों पर, किन मूल्यों पर, किन आधारों पर, यह भी हमें सोचना पड़ेगा कि उन लोगों को हमसे मिलाने में जो उनकी भावना है और हमारी अभी जो दूरियां बनी हैं, जब तक परस्पर संबंध स्थापित नहीं होगा, केवल सीमाएं किसी देश को अपने में विलय करना, या भारत की ऐसी कोई चेष्टा नहीं है कि वो विस्तारवादी सोच नहीं रखते हो। जी, ले लिया फूलो फलो, ये हमारी जो सोच है, ये हमारी संस्कृति से आई है। जी, हमारी कोई राजनीतिक सोच नहीं है। पहले जो राजा थे, पहले भी ऐसी सोच रखते थे वो, कि कोई आया, किसी ने ये राज्य मांगा, वह ठीक है तुम ये राज्य ले लो, सुखी संपन्न रहो। लेकिन वो फिर भी नहीं रहे। उनकी जो अभी स्थिति है, उनकी जो जनताओं की स्थिति है, जो उन्होंने ऐसा अपने यहाँ माहौल कर लिया है, अगर वो माहौल भारत के सम हो जाता है
तो सीमा कोई मायने नहीं रखती। उसका नाम चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपना ही है। लेकिन हाँ, हमें ऐसा जरूर प्रतीत होता है, जो और भी भविष्यवक्ताओं ने जी विचार करके ये निष्कर्ष निकाला है जी कि जो हमारा अभिन्न अंग पीओके है, वो बहुत अतिशीघ्र भारत में स्वयं चलकर आने वाला है। स्वयं चल कर आएगा। जी, हमने कहा ना आपको कि हमारा जो सामान गया है, जी जो चीज़ गई है, जी हमारी तो हमेशा चेष्टा रहेगी कि वो हमें मिले, वो चाहे कैसी भी है, किसी भी परिस्थिति में हमारी है। लेकिन वो जब स्वयं चलकर आए, हम ऐसी जो वो स्वयं हमारे साथ चल के आना चाहिए, तो इसमें हमारी और दिव्यता और हमारी विजय और विजय का आनंद और बढ़ा देती है। तो अगर हम ज्योतिष के माध्यम से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी कुछ समय में पीओके भारत का एक अभिन्न अंग पुनः बन सकता है, क्योंकि उसका जो जन्म है पीओके का, पाकिस्तान का जो जन्म हुआ था वो एक देश बनाने के लिए ही हुआ था जी। लेकिन पीओके का जन्म एक देश बनाने के या देश का कोई हिस्सा दे देने के लिए नहीं हुआ। और अभी जो देश में माहौल बन रहा है जी और विदेश में जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि हमारा ये दिलवा दो, हमारा वो दिलवा दो, तो हमारा को कौन दिलवाएगा? जो हमारा जा चुका है, हमें भी तो हमारा चाहिए। तो जी ये पीओके जिस संधि के तहत हम पर थोपा गया था, जी जिस देश की बात करें हम अमेरिका की, जी जो जबरदस्ती हम पे थोपा गया, हम पहले से भी वसुंधैव कुटुंबकम, सर्व शांति, सर्व संभाव की बात करते आए हैं। और यही कारण है कि हमने उस समय देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो भी खैर उस समय सत्ता रही हो, उस समय जो निर्णय लिया था वो शायद सही ही लिया था। लेकिन अभी उन चीज़ों को कभी कभी क्या होता है कि एक समय ऐसा होता है कि आपको उस समय जो निर्णय लेना होता है वो कुछ आपकी हानि करके जाता है, लेकिन भविष्य में उसके दूसरे जो परिणाम आते हैं वो सुखद आते हैं जी। उसके लिए हो सकता है कि कुछ समय आपको देना पड़े। तो अभी वही समय है, इसीलिए पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है कि भारत ही ऐसा इसे कट करना, भारत ही एक ऐसा देश है जी जो अपनी शांति के लिए कुछ दे सकता है, दूसरों को दे सकता है। एक भारत ने देश बना दिया सिर्फ शांति के लिए, ठीक है आप शांति रखिए। खैर वो समझौता जो था जी वो किन परिस्थितियों में हुआ, किन कारणों से हुआ, जी या वो सही हुआ या गलत हुआ, उस जी। बात पे हम विचार नहीं करेंगे क्योंकि वो हो गया, अभी उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जी तो भारत ही एक ऐसा देश है जी जो सबके बारे में सोचता है, सबकी भलाई के बारे में सोचता है। तो कहीं न कहीं इसीलिए पूरे विश्व को भारत से बहुत ही उम्मीद है, और वो भी इस समय जब एक बलिष्ठ आदमी, जो एक तपस्वी आदमी भारत का नेतृत्व कर रहा हो और जनता उसके साथ हो, तो और ज़्यादा वो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान जब अगर खुद भारत में चल के ही आएगा तो जिस तरह से अभी जिनकी सरकार है उसी समय चल के आएगा क्या, या फिर इन सरकार का भी कुछ एक टाइम लिमिट है जो खत्म होगी, या दूसरी सरकार आएगी या तब पीओके चल के आएगा? जो पीओके है, जी जो हम कह रहे हैं कि वो चल के आएगा, उसकी चाल तो चल चुकी है, उसने अपनी चाल चल दी है, भारत की तरफ कदम रख दिए हैं जी और ये अभी से नहीं, ये पिछले 5 साल से अगर वहाँ की परिस्थितियों के बारे में हम देखें जी तो जो चेंजेस हुए हैं भारत के, वो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। और इस साल जो मंगल है
जी। वो राजा हैं। तो मंगल जब राजा होते हैं तो भारत का पंचांग अगर हम देखें तो जमीनों का विस्तार होता है। जी। खैर हम फिर कहेंगे कि हमारी विस्तारवादी सोच नहीं है, हम्म। परंतु हमारे जो अभिन्न अंग हमारा जो कट गया, जी। वो ऐसा प्रतीत होता है कि 2035 तक भारत का पुनः एक अभिन्न अंग बन सकता है। पाकिस्तान। जी, जिसको पाकिस्तान न बोल के हम पीओके बोले, तो क्योंकि पाकिस्तान तो हमने स्वयं ने बनाया जी। और पीओके परिस्थितियों में बना। जी। स्वयं ने भी ऐसा नहीं कि हमने स्वेच्छा से दे दिया, कुछ हमारे ही समूह के लोग थे, हमारे ही भारतवासी थे जो चाहते थे उस समय कि हमें एक अलग देश दिया जाए, तो हमने एक समझौते के तहत दिया वो। लेकिन पीओके में ऐसा कुछ नहीं, वो छल कूट लिया गया। तो सबसे पहले वह वस्तु लेनी चाहिए जो छल कूट गई है, तो सबसे पहले पीओके की बारी है, ऐसा प्रतीत होता है। जिस तरह से दुनिया के हालात हमें इस समय देख रहे हैं, देश में हीट वेव की स्थिति चल रही है और वो भी काफ़ी ख़राब है। अभी जैसे दिल्ली में 100 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा कल। इसको लेकर के भी कई ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने भविष्यवाणियाँ की हुई है कि आने वाले वक्त में देश में आर्थिक संकट आएगा या ऐसा कोई प्रलय आएगा जब दुनिया अपने ख़त्म होने के स्तर पर रहेगी। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, ये जो साल है जी। वो भारत देश के लिए जी। बहुत ही उत्तम साल है, लेकिन इस साल में विश्व में और भारत में भी कुछ कुछ जगह ऐसी प्राकृतिक घटनाएं आपको देखने के लिए मिल सकती है। कुछ भूकंप, अति तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं। कुछ ओलावृष्टि के कारण बाहर खाद्यान्नों का संकट गहरा सकता है, और यह भारत में भी कुछ कुछ क्षेत्रों में होगा। लेकिन विश्व की स्थिति से भारत की अगर तुलना करें प्राकृतिक आपदाओं में, तो भारत की स्थिति सही है। भारत में कम प्रभावी रहेंगे, क्योंकि भारत वर्ष में अगर हम माने, भारत वर्ष का अगर हम पंचांग निकालें और फलादेश करें, तो इस समय मंगल राजा हैं और शनि मंत्री हैं। तो मंत्री जी डिसीजन दे रहे हैं जी। और राजा ऑर्डर कर रहे हैं, और उसको प्रभावी मंत्री जी कर रहे हैं। तो मंगल जी जिस देश का राजा होता है, उस देश में फसलों का अच्छा होना, ज़मीन के रेट अच्छे होने जी। सोने चांदी के भावों में तेजी आना, ऐसा संभव रहता है जी। और विश्व की बात करें तो विश्व में तापमान और बढ़ेगा और उसका असर भारत में भी होगा। कुछ प्रलय जैसी, आपकी जो प्रश्न था कि प्रलय जैसी स्थिति बन सकती है, तो प्रलय जैसी स्थिति को तो नहीं हम बोलेंगे, क्योंकि प्रलय जो शब्द है ज्योतिष में या अध्यात्म में या शास्त्रों में, वो बिल्कुल नष्टकारी शब्द है, तो प्रलय तो नहीं बोलेंगे। लेकिन प्राकृतिक आपदाएं हावी रहेंगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, जो बिजली से संबंधित है, आगजनी, ऊर्जा से संबंधित है। ऊर्जा अपने नियंत्रण से बाहर रहेगी। अच्छा। उसका प्रभाव व्यक्तियों के स्वभाव पे भी पड़ेगा, क्योंकि हम सब के अंदर भी ऊर्जा होती है। तो हमारे अंदर से अगर ऊर्जा अनियंत्रित हो जाएगी तो हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, गुस्सैल स्वभाव हो जाता है हमारा। तो ऐसा अन्य अन्य क्षेत्रों में देखने के लिए मिल सकता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन क्षेत्रों में, और अफगानिस्तान का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भूकंप के झटके तीव्र रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। पूर्व पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें, उन क्षेत्रों में जो स्थिति बनी हुई है, उन क्षेत्रों में ऊर्जा से संबंधित जो व्याधियां हैं वो बढ़ेंगी, चाहे आगजनी हो, चाहे आक्रमण हो, चाहे बम विस्फोट हो, ऐसी स्थितियां बढ़ेंगी। और आगे आने वाला जो समय है वो समस्त विश्व के लिए एक जल संकट की ओर इंगित करता है कि एक जल संकट पूरे विश्व पे हो सकता है।
उसके लिए हमें प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। और वह प्रभावी कदम हम अगर बात करें, क्योंकि हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भारत के वेदों और शास्त्रों से होकर नहीं जाती है। जी। तो हमने पेड़ पौधों की पूजा करना प्रारंभ ही इसीलिए किया था क्योंकि वो जीवन देते हैं, और कहीं न कहीं विश्व इस चीज़ को भूल चुका है, और भारत में भी कुछ लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं, जी। जिसके कारण अलग अलग स्थानों पर जल संकट गहरा रहा है। हमें कहीं न कहीं अपनी प्राचीनता में जाना पड़ेगा। हम प्राचीनता से ये नहीं कह रहे कि मैं आधुनिकता को ख़त्म कर दें, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ प्राचीनता को ख़त्म कर देंगे तो सिर्फ आधुनिकता रह जाएगी, और जो हमारी पृष्ठभूमि वो ख़त्म हो जाएगी, और अनेक अनेक प्रकार की व्याधियों का सामना हमें करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमें दिखाई दे रहा है, और उसका कहीं न कहीं हम अनुभव भी कर रहे हैं कि जल संकट है। और इसका सबसे बड़ा कारण पेड़ पौधों की अनावश्यक कटाई, नए पेड़ पौधे न लगाना। हम तो जो हमारा स्वभाव रहा है, हमारा से संबंध भारत का स्वभाव रहा है, भारत का जो इतिहास रहा है, वो हर चीज़ को पूजनीय है। हम नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं, पेड़ों को भी देवता कहते हैं हम। तो कहीं न कहीं हम प्राचीन हैं इसलिए नहीं, कहीं न कहीं उनकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है और वो कितने उपयोगी हैं, ये हम जानते हैं। और ये आज से नहीं, पुरातन काल से हम जानते हैं। आज का विज्ञान हमें आज बता रहा है ये चीज़। हम पुरातन काल से ये जानते हैं कि बिना नदियों के, बिना पेड़ पौधों के देवता कौन है? जो हमें जीवन प्रदान कर रहा है, वही तो देवता है। अगर हवा और पानी बंद हो जाए तो हमारा जीवन तो नष्ट हो जाएगा, और कहीं न कहीं यह पूरा मानव जाति उसकी तरफ अग्रसर हो रही है। उसको रोकने के लिए अभी से हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। देश में कभी आर्थिक संकट आ सकता है, ऐसा कुछ है? देखिए, देश का भविष्य, विशेषकर भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। अच्छा। हम निरंतर एक स्थिति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा। और ये निरंतरता चलती रहेगी। अभी ये चीज़ ये ऐसा कहें कि भारत में संकट, ऐसे कोई संकेत नहीं है कि भारत में कुछ आर्थिक संकट होने वाला है, जबकि इसके विपरीत पूरा विश्व भारत की तरफ उम्मीद लगा के बैठा है। और कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र का, हमारे जलवायु, जो हमारे यहाँ जो जलवायु है उसमें जो दिव्यता है, उसका कहीं न कहीं भरपूर फ़ायदा लेने के लिए, फ़ायदा से संबंधित कोई अधिग्रहण की बात नहीं कर रहे हैं हम, फ़ायदा से संबंधित कि इन चीज़ों को मानेगा पूरा विश्व कि भारत में जो जलवायु और जो क्षेत्र जिस प्रकार के हैं वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और कहीं न कहीं उन चीज़ों का लाभ वो कैसे लेंगे, वो कहीं न कहीं व्यापारिक दृष्टि से उनका लाभ ले सकते हैं, जिसका भारत को भी अच्छा लाभ मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था आदान प्रदान से बढ़ेगी, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक है। आपके देश की जलवायु और प्रकृति आपकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा प्रभाव डालती है। अच्छा, जिस तरह से हम दुनिया में देख रहे हैं कि दो बड़े स्तर पर युद्ध हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध को हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, उसके बाद इजराइल और हमास, इन सब के बाद जो एक सवाल सबसे ज़्यादा अहम है ये कि क्या भारत आने वाले समय में किसी युद्ध में पड़ सकता है? क्या जैसे भारत चाइना के बीच में कोई युद्ध हो सकता है, या भारत हम कह दें यूक्रेन या कोई भी हम देश उठा लें, क्या भारत कोई ऐसे युद्ध में जाके फंसेगा आगे इन फ्यूचर? देखिए, भारत का जो शैली है हम बार बार वहीं कनेक्ट कर देते हैं। हमारी युद्ध शैली है ही नहीं। अच्छा। लेकिन हम आत्मरक्षा, अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम हैं, और हमने कई बार पूरे विश्व को और मानव जाति को इसके उदाहरण भी दिए हैं कि हम अपनी
आंतरिक और बाहरिक जी सुरक्षा स्वयं करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और जी। समृद्ध भी हैं। तो ऐसा जो सोच हो जिस देश की राजनीतिक लोगों की जो सोच हो, जिस देश के जो चुने हुए लोग हैं उन लोगों की ऐसी सोच हो, वो देश कभी भी किसी भी युद्ध की स्थिति में जाने से बचेगा। और हम कभी भी युद्ध की स्थिति में जाना भी नहीं चाहते। युद्ध विनाशकारी होते हैं और हम सृजनकारी अपनी सोच रखते हैं, सृजन करना चाहते हैं, न कि विनाश करना। तो अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि किसी देश का राजा किस प्रकार का है, उसका शासक किस प्रकार का है, जी तो उसकी सोच किस प्रकार की है। जी जैसी उसकी सोच होगी जी वैसा ही उस देश को, उस राज्य को उसका परिणाम झेलना पड़ेगा। और अभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम इन चीज़ों से बहुत परे हैं। हम किसी भी युद्ध स्थिति में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब आने वाले समय में ऐसा अभी कोई भी योग्य नहीं है, या कोई ऐसी स्थिति अभी नहीं बनेगी भारत के लिए फिलहाल युद्ध की। देखिए, विश्व का कोई भी देश इस समय नहीं चाहेगा कि वो भारत को छेड़े, क्योंकि भारत जी एक बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है जी और बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हैं। जी वो चाहे केवल इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है, वो चाहे क्षेत्र से हों, ज़मीन से हों, जी उसकी वातावरण से हों, उसकी सोच से हों। तो ऐसी भूमि को, जैसे कहते हैं ना, उपजाऊ भूमि पर कभी भी घर नहीं बनाने चाहिए। जी अन्न की, खाद्यान्न की कमी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति अगर बनती भी है जी तो समस्त मानव जाति का विनाश उसी दिन निश्चित है, क्योंकि भारत विश्वगुरु था और कहीं न कहीं अभी भी इस चीज़ का विश्व लोहा मानता है, चाहे वो लोग कहते नहीं हो। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अभी भी हम विश्वगुरु हैं। जी तो ऐसी देश को कोई भी देश डराना धमकाना, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, वो लोग करते हैं। जी जब तक एक बलिष्ठ राजा, बलिष्ठ शासक देश के साथ रहेगा, जब तक उस देश को ऐसा भय अपने पास भी नहीं सोचना चाहिए। जी अच्छा, जिस तरह से अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, हर एक की निगाहें इस बार वर्ल्ड कप पे टिकी हुई हैं कि इस बार वर्ल्ड कप आई जाए। क्या भविष्य है वर्ल्ड कप का? देखिए, खेल प्रतिभाओं से होते हैं। जी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपकी प्रतिभा कैसी है, आपका पुरुषार्थ कैसा है, जी आपका समर्पण कैसा है, जी आपका लक्ष्य कैसा है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपके क्रियाकलाप कैसे हैं। जी तो बात करें खेल की, जी तो खेल एक प्रतिभाओं का संगम है और वो प्रतिभाएं किसी में भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं आवश्यक है कि भारत के खिलाड़ियों में भी प्रतिभा है, या है नहीं, हमारे खिलाड़ियों में भी प्रतिभा है और हमने इसका प्रदर्शन भी किया है और इसका प्रमाण भी दिया है समय समय पे। लेकिन बात करें T20 की, जी तो ऐसा प्रतीत होता है जी कि अब की बार कुछ परिवर्तन होगा। अगर टीम में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं अच्छा, तो इसके बड़े ही सुखद परिणाम आगे आ सकते हैं। और अगर टीम में चेंजेस ना किए जाएं तो जैसा मैंने आपको दोनों दृष्टियों से बताया जी कि प्रतिभाओं का हनन करना, जी कहीं न कहीं असफलताओं को चुनौती देना, चुनौती नहीं, उनको न्योता देना है। चुनौती तो हर कोई देना चाहता है। तो प्रतिभाओं को लेके आना, नई प्रतिभाओं को लेके आना और परिवर्तन, इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में कुछ परिवर्तन हो सकता है, जिसका सुखद परिणाम, जैसा कि सभी लोग, दर्शक लोग चाहते हैं, जी
वो आ सकता है और वो अवश्य आएगा। अच्छा। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं समस्त खिलाड़ियों के लिए है जी। और हमारा भरपूर आशीर्वाद है कि वो लोग अवश्य कप लेकर आएं। बहुत सारे युवा हमारे उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं। खैर ये खिलाड़ियों के ऊपर नहीं है, क्योंकि आप प्रतिस्पर्धा में होते हैं। जी। प्रतिस्पर्धा में आवश्यक नहीं है कि आपको हर बार विजय प्राप्त हो, जी। लेकिन अब की बार जो स्थिति दिख रही है, जी। अगर टीम में परिवर्तन होता है, क्योंकि ये साल परिवर्तनकारी साल है, अगर परिवर्तन होता है टीम में तो अवश्य उसके परिणाम सुखद होंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप, मतलब वर्ल्ड कप आने के चांसेस है अगर टीम में परिवर्तन कुछ किया जा जी। सकता है तो। और आगे इन फ्यूचर दोनों तरीके से अगर मैं आपसे सवाल करूं, अगर इस बार भी चलिए हम सोच लेते हैं कुछ कि नहीं हुआ, क्या भारत में कभी कुछ ऐसा चांस है कि वर्ल्ड कप आ सकता है? तो देखिए, भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जी। तो ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि वर्ल्ड कप हमारे यहाँ नहीं आ सकता। जी। हम तो पहले से भी विश्व विजेता थे और उस समय हम विश्व विजेता बने जब हमें जो साधन प्रसाधन थे वो बहुत ही कम मिलते थे, चाहे वो क्रिकेट का हो मैच, चाहे हॉकी का मैच हो। हमने हमेशा विपरीत स्थितियों में भी अच्छे परिणाम दिए हैं और हमारी उम्मीद यही है कि अब की बार अगर परिवर्तन होता है, क्योंकि जी। ये साल जो है जी। परिवर्तनकारी साल है, जी। तो पुरानी चीज़ों को अब रिप्लेस करके नई परिवर्तनकारी चीज़ लेकर आएंगे, नई प्रतिभाओं को लेकर आएंगे। क्योंकि इस समय जो शनि मंत्री हैं, जी। वो शनि का स्वभाव है जी। डिसीजन तुरंत करना, और वो कहीं न कहीं पुरुषार्थ जो लोग करते हैं उनके साथ रहता है, उन लोगों को अच्छे परिणाम देता है। तो अच्छे पुरुषार्थ वाले, अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर परिवर्तन होता है जी। तो अवश्य जो दूसरा कप है वो भी हमारा हो सकता है। जी, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और कई सारी भविष्यवाणियाँ की जिनको सुनकर बेशक जो भी दर्शकों के सवाल हैं उन पर तो अब विराम लग गया होगा। आपके क्या क्या सवाल हैं आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं, हम आपके सवाल जो है ज्योतिष सत्येंद्र शर्मा के सामने रखेंगे और वो उनका जवाब भी देंगे। तो हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए आप देखते रहिएगा ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।